हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस। बायो सेवर्ट लॉ एप्लीकेशन के अंदर आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। कोई आपके पास अगर करंट लूप है या कोई सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बायो सेवर्ट लॉ को अप्लाई कर देना। बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है। इस तरीके से आप मान लीजिए कोई सर्कुलर कॉइल है, उसमें आपके पास आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे आप बात कर लीजिए, सपोज ये मेरे पास एक इस तरीके से वायर है। इस वायर में सपोज करंट आई फ्लो हो रहा था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से सर्कुलर शेप दे दिया और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दिया है, जिससे मैंने इसको ऐसे करके, इसमें जैसे वायर था ना सपोज, इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, तो मैंने इसको ये सर्कुलर फॉर्म दे दिया इस तरीके का। तो इसमें वो बोल रहा है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर फॉर्म में, अगर ये है, इसमें करंट फ्लो करता है, तो इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये फाइंड आउट करिए। तो हमें करना क्या है, बायो सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके हम इसको बता सकते हैं। पहले सबसे पहले हम बायो सेवर्ट लॉ को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जब आपको स्टार्टिंग मैंने इसमें बिल्कुल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था। जिस भी सेक्शन में आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो मिलते हैं उनको आप जरूर देखिए और उसको समझने की कोशिश करना। अब आप सीधी सी बात सोचिए, अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर क्या कह रहा है मुझसे कहता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर, जो मैंने कहा कैप्सूल है इस पूरे चैप्टर की, कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है इसको निकालने के लिए हमारे पास बायो सेवर्ट लॉ है। तो अभी सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कुलर में भी बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ फॉर्मूला क्या था, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके पास बायो सेवर्ट लॉ फॉर्मूला है। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, जिसकी लेंथ हमने, अगर यहाँ पे डेल्टा भी लिखा है इधर डेल्टा एल लिख दीजिए। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, सपोज इस एलिमेंट से की लेंथ आपने कहा डेल्टा एल है। ये जो रेडियस आपने सर्कल लिया है सर्कुलर कॉइल, उसकी रेडियस आपने आर ले ली। ये एलिमेंट जो छोटा सा डेल्टा एल है। अब सबको पता होगा सेंटर से जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये आपके पास जो एंगल है 90 डिग्री बनाती है। अब कहीं भी अगर इसको ड्रॉ करते हैं, दिस मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, अगर बिल्कुल स्ट्रेट में इसको खींचना चाहें, ड्रॉ करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डेल्टा एल कह दो। और ये जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आपने देखा कि जब मैंने बायो सेवर्ट लॉ आपको पढ़ाया हुआ था, इस तरीके से मैंने लिया था, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डेल्टा एल लिया था और ये आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिया था और ये एंगल थीटा था। तो बच्चों थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एलिमेंट dl and the distance r. So this is the distance r and this is the element delta l. In this case the angle between these two elements is 90 degree. तो आप इसमें इस तरीके से लिख देंगे, let us consider a circular loop of radius small r having current I. Let delta l be a small current element. Then applying Bayo Savarт law is delta b is equal to this at this एलिमेंट। सो क्या हो जाएगा, अब फ्रॉम डायग्राम आप इसको बात करते हैं तो बोल देंगे आपके पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपके पास जो डेल्टा बी है, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। आप लिखते हैं इसको, तो इसको लिख देंगे, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। So this is the magnetic field at the center O of the circular coil due to this small element. ये छोटे से एलिमेंट की वजह से निकला। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरी की पूरी जो आपके पास रिंग है, उस पूरी रिंग की वजह से आपको निकालना है। तो बच्चों एक छोटे से पार्ट की वजह से निकला है। जैसे आपने कहा कि सपोज आपने इसको मार्क किया एंड दिस पोर्शन यू आर सेइंग दैट दिस इज डेल्टा एल। आपने कहा इसकी वजह से डेल्टा एल है, तो इसके बगल में दूसरा एलिमेंट होगा वो भी डेल्टा एल है, डेल्टा एल। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबकी वजह से अगर मुझे निकालने के लिए बोल रहा है तो मुझे करना क्या है, दो प्रोसेस मेरे पास होती है, या तो मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं या फिर मैं उसका समेशन कर देता हूं। तो डेल्टा एल वाले जो पोर्शन है, एक पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो मैं बोलूंगा दी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर रिंग, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा B, एंड योर डेल्टा B इज दिस B इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा P इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, I आपका ये आ गया, और सिग्मा डेल्टा L। अब आप सोचिए थोड़ा सा कि आपके पास ये जो डेल्टा L है, सिग्मा डेल्टा L, आप अगर डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा जोड़ेंगे तो पूरा सर्कल का क्या बन जाएगा, ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, इसको आप अगर जोड़ते रहेंगे सर्कल में, अगर आप ये डेल्टा एल बगल में डेल्टा, सारे डेल्टा इसको जोड़ेंगे तो इस सर्कल की क्या बन जाती है, सरकमफेरेंस। इसी को तो बोलते हैं हम लोग सर्कल की क्या, सरकमफेरेंस। सिग्मा डेल्टा एल आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, यू मे राइट दैट सिग्मा डेल्टा एल इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और वो सरकमफेरेंस कितनी होती है आपकी, 2 पाई r, दिस सरकमफेरेंस इज 2 पाई r, then sigma delta L is equal to 2 pi r, now B is equal to mu naught upon 4 pi I upon r square into 2 pi r, okay। तो आपने करना क्या है, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो है म्यू नॉट, यहाँ से I अपॉन 2r, ये आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का एट दी सेंटर ऑफ। तो आपने कहा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो एक तो करंट के प्रोपोर्शनल है और दूसरा डिस्टेंस के। अगर आप छोटी सर्कुलर लूप लेंगे, डिस्टेंस कम रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आपके पास ज्यादा जनरेट होगा सेंटर पे, और करंट अगर ज्यादा होगा तो भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होने वाला है। अब आपके पास अगर इस तरीके से पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड को आपको इंक्रीज करना है तो आप क्या करते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देते हैं। सपोज अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। तो अगर आप n नंबर ऑफ टर्न्स कर लेंगे तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप n टाइम उसको n टर्न्स ले लेते हैं। जैसे आपके पास कुछ डिवाइसेस होती हैं, उसमें बहुत छोटे से आपके पास बहुत छोटा सा स्पेस है, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, और लार्ज मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, मतलब कंपैरेटिवली लार्ज उसके कंपैरिजन में। तो जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है n टर्न्स लाने से n टाइम्स हो रहा है। मान लीजिए 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था कहीं पे, ठीक है, और मुझे किसी ने बोला कि 20 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड और स्पेस उतना ही है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, 10 टर्न्स ले लूंगा। तो 10 टर्न्स लेने से क्या हो जाएगा, 10 × 2 इज इक्वल टू 20 टेस्ला का मैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या करते हैं, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्मॉल सा है। क्या करना है, छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालना है, एंगल क्या रहेगा, ऑलवेज 90 डिग्री, फिर क्या करना है, उसका समेशन कर देना है। समेशन करेंगे तो दैट इज 2 पाई r, सॉल्व करेंगे इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।